अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा सूरज कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम कैसे मार्ज़ वजूद में है, प्लैनेट्स कैसे बने? कुछ प्लैनेट्स गैस के बने हुए हैं और कुछ प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स हैं। एस्ट्रॉयड कहाँ से आए, कूपर बेल्ट क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है? आज मैं एक छोटी सी वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम सोलर सिस्टम के बनने के मराहिल डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा सूरज कैसे बना और फिर प्लैनेट्स कैसे मार्ज़ वजूद में आए। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक इन्वेंशन की तरफ। इस इन्वेंशन ने हमें बताया कि हमारी दुनिया के बाहर भी दुनिया मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टेलीस्कोप की। जब हमने टेलीस्कोप को बनाया और आसमानों की तरफ उसका रुख किया तो हमें नई चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई और फिर साइंसदानों ने नई नई थ्योरीज देना शुरू कर दी। एक ऐसे ही साइंसदान जिनका नाम था इमैनुअल कांट, उन्होंने 1755 में एक बहुत मशहूर थ्योरी दी जिसे नेबुला थ्योरी कहा जाता है। और इस थ्योरी के मुताबिक हमारा सोलर सिस्टम स्पेस में मौजूद बड़े बड़े बादलों से वजूद में आया। इन बादलों में डस्ट भी मौजूद है, प्लाज्मा भी मौजूद है और गैसेस भी मौजूद हैं। इन बादलों को नेबुला कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर इनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ और जैसे जैसे नेबुला कंडेंस करते हैं, क्लैप्स करते हैं ग्रेविटी के अंदर, तो उनमें से सूरज निकलते हैं, सितारे निकलते हैं और फिर उनके गिर्द प्लैनेट्स बनते हैं। ये बादल नर्सरियाँ हैं सूरज बनाने की। जिस तरीके से पौधों की नर्सरियाँ तो हमने देखी हैं, तो स्पेस में ये बादल सितारों की नर्सरियाँ। तमाम सितारे इन बादलों से ही बनते हैं। लेकिन ये सारा काम होता कैसे? मैं आपको लेके चलता हूँ इंटरस्टेलर क्लाउड्स की तरफ। मैंने आपको बताया कि वो प्लाज्मा से भी बनते हैं, गैसेस भी मौजूद होती हैं और उनमें डस्ट भी मौजूद होती है। इन डस्ट में मेटल्स होती हैं। अब सवाल ये होगा कि ये मेटल्स आती कहाँ से? हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसे क्लाउड से बना है जो कि मिल्की वे का सिर्फ 1% है। जहां ये क्लाउड मौजूद होते हैं वहां पर स्पेस ज़्यादा डेंस होती है, नॉर्मल स्पेस है, जिस तरीके से ज़मीन पर भी हम देख सकते हैं। लेकिन अब हमने कैसे ढूंढना है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना? दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम स्पेस की तरफ देखें और इन बादलों में, नेबुला में, उन सोलर सिस्टम्स की तरफ देखें जो अभी मार्ज़ वजूद में आ रहे हैं, जो पैदाइश के अमल से गुजर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। लेकिन एक और तरीका भी है और वो तरीका है एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स को जांचने का। हमारी स्पेस में ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि हमें माजी में लेकर जाएंगी, माजी का नॉलेज रखने वाली बॉडीज़ हैं। तो अगर हम इनको देखेंगे और इनको एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जब हम दूसरे सोलर सिस्टम को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी टेलीस्कोप्स चाहिए। हमने ऑप्टिकल टेलीस्कोप इस्तेमाल की तो हमें पता चला कि डस्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप रोशनी की मदद से दूर दराज की गैलेक्सीज को और दूर दराज के सोलर सिस्टम्स को नहीं देख सकते। उसके लिए आपको कोई और टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसकी ज़रूरत होगी। और हम समझ चुके थे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि इंफ्रारेड ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें मदद दे सकती है इन सोलर सिस्टम्स को समझने में। सो हमने एक टेलीस्कोप बनाई और उस टेलीस्कोप का नाम है स्पिट्ज़र। 2003 से लेकर 2020 तक इसने स्पेस में काम किया। 2020 में इसको रिटायर कर दिया गया। ये एक टेलीस्कोप थी जिसने बहुत से प्लैनेट्स को स्टडी किया, बहुत से सोलर सिस्टम्स को स्टडी किया, बहुत सितारों को देखा और हमें इंफॉर्मेशन दी और हमें पता चला कि इन नेबुला में वाकई सितारे बनते हैं। जब ये सितारे पैदा होने वाले होते हैं उस वक्त क्लाउड में एक चेंज आती है और वो चेंज ये आती है कि क्लाउड की गर्दिश तेज़ हो जाती है। वैसे तो जितने भी हमारे नेबुला है वो मूव कर रहे हैं, हर चीज़ अपने अपने मैदान में मूव कर रही है, तो वो भी मूव कर रहे हैं। लेकिन जब सूरज बनना वाला होता है या सोलर सिस्टम का इर्तिका होना होता है तो उसकी मूवमेंट कुछ तेज़ हो जाती है। यहाँ पर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि खातून जब स्केटिंग कर रही हैं और हाथ खोल के स्केटिंग कर रही हैं तो उनकी एंगुलर स्पीड कम है।
लेकिन अगर वो हाथों को बंद कर देंगी तो उनकी एंगुलर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये क्लाउड तेज़ मूव करना शुरू कर देते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और जब ये कंडेंस होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। और जब वो एक दूसरे से करीब आते हैं, ग्रेविटी बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता सूरज वजूद में आना शुरू हो जाता है। तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स करीब आते हैं, ग्रेविटी बढ़ती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ती है, आपस में कोलाइड करते हैं, तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक तो वो जगह कंप्रेस होगी, ग्रेविटी ज़्यादा होगी, क्लैप्स कर रही है, उसमें डस्ट भी है, उसमें गैसेस भी हैं, और फिर फ्रिक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। और जब टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं तो उस वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन टेक ओवर कर लेता है। आपका सितारा आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। सितारे के साथ साथ और भी डस्ट पार्टिकल्स एस्ट्रॉयड की शक्ल में और मेटेओराइड्स की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी हमारे पास मौजूद है, और वो सवाल ये है कि इनिशियली वो मूवमेंट तेज़ क्यों हुई। अगर हम अपने एलिमेंट्स को देखें जो कि पीरियोडिक टेबल में है, तो 118 एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बिग बैंग के बाद बना हो। बिग बैंग जिससे हमारी यूनिवर्स का आगाज़ हुआ, उसने किसी एलिमेंट को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके बहुत अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन एलिमेंट्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया। सूरज या सितारा एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर आपके पास बहुत सी मेटल्स बनती हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन आती है तो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए हीलियम बनाती है, हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए और मेटल्स बनाना शुरू कर देती हैं। तो एक सितारे के पास बहुत सी मेटल्स होती हैं, वक्त के साथ साथ वो बूढ़ा होता है और फिर वो एक धमाके के साथ फट जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा बहुत पावरफुल इवेंट होता है, और अगर किसी जगह सुपरनोवा हुआ तो वहाँ पर उसकी शॉक वेव्स बहुत दूर तक जाती हैं। जब हमने खोज लगाने के लिए कि हमारा सूरज कहाँ से आया, मेटेओराइड्स को देखा जो कि ज़मीन पर गिर रहे हैं, स्पेस रॉक्स छोटी छोटी, जो कि बहुत छोटी रेत के ज़रों के बराबर भी हो सकती है और 1 मीटर बड़ी भी हो सकती है। तो वो जब ज़मीन पर गिरती हैं तो हम उनके फॉसल्स को देखते हैं, और जब उनके फॉसल को हमने एनालाइज किया तो दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक ये कि वो सारी की सारी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की उम्र बताती हैं। जब भी हम उनकी डेटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 4.5 बिलियन सालों पहले ये मेटेओराइट बना, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम भी 4.5 बिलियन सालों पहले बना। इसके साथ साथ जो और चीज़ हमें नज़र आती है, उसमें एक ख़ास आइसोटोप नज़र आता है आयरन का, जो कि है आयरन 60। ये आयरन का ऐसा आइसोटोप है जो कि अनस्टेबल होता है, और इसने आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल फॉर्म इख्तियार करनी है, तो इसकी लाइफ बहुत कम होती है। लेकिन अहम बात यह है कि ये आइसोटोप आया कहाँ से। हमारे सोलर सिस्टम में तो ये आइसोटोप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये आइसोटोप आता है सुपरनोवा से। तो साइंसदानों ने सोचा कि ये सुपरनोवा जो कि इस किस्म के मेटेओराइट्स पैदा कर रहा है, वो तो कहीं पास पास हुआ है, और उस सुपरनोवा के होने की वजह से हमें पता चल गया कि तकरीबन 20 लाइट ईयर्स तक उसकी शॉक वेव्स पहुंचती हैं, इतने डिस्टेंस तक। यानी रोशनी 20 सालों में जितना सफ़र तय करती है, उतनी दूर तक उसकी शॉक वेव्स पहुंचती हैं, और उन्हीं शॉक वेव के ज़रिए ये हम तक पहुंचा है। तो हमारे सोलर सिस्टम के पास ही कहीं सुपरनोवा भी हुआ, हमें पता चल गया। इस सुपरनोवा ने हमें बताया उस मुहर्रक के बारे में जिसका हमें पता नहीं चल रहा था कि किस चीज़ ने सबसे पहले नेबुला के एक हिस्से को तेज़ तेज़ स्पिन करने पे मजबूर किया। अब हम समझते हैं कि एक सुपरनोवा हुआ, एक सूरज फटा, और उसकी वजह से करीबी नेबुला तेज़ तेज़ स्पिन करना शुरू हो गया, और उससे फिर हमारे सूरज ने जन्म लिया, उससे प्लैनेट्स ने जन्म लिया, उससे एस्ट्रॉयड्स ने जन्म लिया। लेकिन यहीं पर एक्सपेरिमेंट्स ख़त्म नहीं हुए। बहुत से और एक्सपेरिमेंट्स भी मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताने जा रहा हूँ, जो कि हमें बताएंगे कि सोलर सिस्टम बना कैसे। सोलर सिस्टम जो आज हम देखते हैं ऐसा नहीं था।
बहुत तब्दीलियां आई वक्त के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम में, इसका इर्तिका हुआ, इवॉल्व हुआ हमारा सोलर सिस्टम, जो कि हम अगली वीडियोस में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सोलर सिस्टम की तारीख को जानने के लिए हमने पहली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम नए बनते हुए सोलर सिस्टम्स को देख रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं जो कि तारीख के बारे में हमें बताती हैं। उनमें मेटेरॉइड्स थे जिनको हमने देखा, लेकिन उनके साथ साथ उनमें कॉमेट्स भी हैं। साइंसदानों ने सोचा कि कॉमेट्स में भी ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमें बहुत मुफीद चीज़ें बता सकती हैं। इसीलिए नासा ने एक ऐसा मिशन तश्कील दिया जो कि कॉमेट्स की डस्ट को इकट्ठा करेगा। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक आइसी बर्फ की बनी हुई रॉक होती है जिसमें गैसेस भी ट्रैप होती हैं। जब भी कोई कॉमेट सूरज के पास से गुजरता है तो सूरज की शिद्दत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता गैसेस उससे खारिज होना शुरू हो जाती हैं और टेम्परेचर की वजह से वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो आपको उसकी एक दुम नज़र आती है, बहुत बड़ी दुम नज़र आती है। मैं आपको तस्वीरों में भी यहाँ पर कॉमेट्स दिखा रहा हूँ। कॉमेट्स को अगर हम देखें और इसका मटेरियल इकट्ठा कर लें तो उससे हमें तारीख के बारे में पता चलेगा। और ये काम किया डॉक्टर पीटर टसाउ ने। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ और उन्होंने नासा की मदद से एक मिशन स्पेस में भेजा जो कि 1999 से लेकर 2006 तक स्पेस में रहा। इस मिशन का नाम था स्टार डस्ट प्रोब। इसका काम यह था कि इसने कॉमेट्स से खारिज ज़दा डस्ट के पार्टिकल्स को इकट्ठा करना था। इसका मकसद ये था कि इसने कॉमेट्स की डस्ट को इकट्ठा करना था। जब स्पेस में डस्ट पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो गोली की रफ्तार के 6 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं और वो इतनी तेज़ी से आके लगते हैं किसी भी हर्डल में कि वो उसमें सुराख कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला था, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम था। 2000 टेस्ट किए डॉक्टर साहब ने एक ऐसा मटेरियल ढूंढने के लिए जो कि इतनी तेज़ स्पीड को रोक सके। जब उससे आके कोई पार्टिकल लगे, हिट करे तो उसको कैप्चर कर सके, वो उससे निकल ना जाए, तोड़ के उसको ना निकल जाए। और फिर एक मटेरियल के ज़रिए उन्होंने हाइपरनेटिव पार्टिकल सैंपल कलेक्टर को बनाया, जिसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि स्पेस में गया। जो मटेरियल यूज़ किया गया वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड थी या सिलिका एरोजेल भी उसको कहा जाता है। और स्पेस में जाकर तकरीबन 7 सालों के बाद जब ये वापस आया तो उस वक्त हमें हमारी ख्वाहिश थी कि एक पार्टिकल भी अगर इसमें आ गया तो हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब हमें पता चला कि इसमें 3 डज़न से ज़्यादा, 36 से ज़्यादा पार्टिकल्स ट्रैप हो चुके हैं, स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसकी वजह से हमें कॉमेट्स की डस्ट मिल चुकी है। बहुत ज़्यादा रिसर्च इस पर हो रही है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 20 सालों में अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन अभी एक और सवाल भी साइंसदानों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, क्योंकि जब सूरज बना, जो कि हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया, उसके इर्द गिर्द एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क मौजूद थी। डस्ट थी जो कि बहुत ज़्यादा एरिया पर फैली हुई थी, गैसेस थी जो कि बहुत ज़्यादा एरिया पर फैली हुई थी, डेंसिटी बहुत कम थी। फिर क्या हुआ कि वो सारी डस्ट आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होकर गोल प्लैनेट्स बनाना शुरू हो गई। वो सारी गैस आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होकर गोल प्लैनेट्स बनाना शुरू हो गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल था, इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया गया, लेकिन हमें ज़मीन पर इसका जवाब नहीं मिला। इसका जवाब कहाँ से आया? इसका जवाब आया स्पेस से। जब इंसान स्पेस में गया और उसने जाकर स्पेस में मुख्तलिफ मटीरियल्स के रवैये देखे तो उसे पता चला कि चीनी को, नमक को, किसी भी और ग्रेन के ग्रैनुलर पार्टिकल्स को अगर आप स्पेस में रखें तो वो ऐसा ऐसा इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, लम्प्स बनाना शुरू कर देते हैं माइक्रोग्रेविटी में। मगर क्यों?
जब इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि स्पेस में जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ होते हैं, टकराते हैं, तो उनके बीच फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज़मीन पर तो चीज़ें आपस में इकट्ठी नहीं होती, ये दो लाइट्स लगी हैं, दूर दूर ही हैं। उसकी वजह यह है कि ज़मीन पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवरकम हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होती है, इसलिए वो चीज़ों को दूर दूर रखती है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। लेकिन जब हम माइक्रो ग्रेविटी में जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी तो बहुत कम है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी असूल की बिना पर शुरू की जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी उसमें पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो गए, लम्प्स बनना शुरू हो गए, और जैसे ही लम्प्स बड़े होते गए, पहाड़ी के बराबर एक लंप हुआ, तो फिर ग्रेविटी ने टेक ओवर कर लिया। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ने चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता छोटे प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए, प्लैनेटेसिमल्स बनना शुरू हो गए। जब सूरज बना 4.5 बिलियन साल पहले, तो उसके बनने के 1 मिलियन ईयर्स बाद, यानी सिर्फ 10 लाख सालों के बाद प्लैनेटेसिमल छोटे छोटे प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए थे। लेकिन ये सारे प्लैनेट्स आहिस्ता आहिस्ता गोल शक्ल इख्तियार कर रहे थे। मैं अब आपको एक ऐसा सेगमेंट दिखाने जा रहा हूं जिसमें मुझे माउस की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको ज्योमेट्री समझानी है कि क्यों प्लैनेट्स गोल होते हैं। जब भी हम यूनिवर्स में देखते हैं तो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें बार बार नजर आती हैं। जब हम यूनिवर्स के अंदर जाते हैं तो हमें प्लैनेट्स और स्टार्स नजर आते हैं, और स्टार्स की और प्लैनेट्स की शक्लें राउंड होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। क्या गोल के अलावा भी हमारे पास कोई शक्ल है? तो आज हम इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों स्फेरिकल शेप सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड शेप होती है और हमारी कायनात में एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं, और उन चीज़ों में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ स्फेरिकल शेप ही एग्जिस्ट नहीं करती यूनिवर्स में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एस्ट्रॉइड्स को देखिए, मेटेरॉइड्स को देखिए। एस्ट्रॉइड्स की अगर बात करें तो एस्ट्रॉइड्स की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। मैं आपको यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स दिखा रहा हूँ जो आप देख सकते हैं 12 मील जिसका डायमीटर है, 21 मील है, 36 मील है, और इनकी शेप्स अगर आप देखें तो आपको ये सर्कुलर शेप्स नजर नहीं आएंगी, आपको स्फेरिकल शेप्स नजर नहीं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वेस्टा जो कि 329 मील इसका डायमीटर है, यहां आपको सर्कुलर शेप नजर आएगी। तो एक चीज तो यहां पर वाज़ेह होगी कि एस्ट्रॉइड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सर्कुलर शेप नहीं होती, बल्कि उनकी शेप पोटैटो भी हो सकती है, पीनट मूंगफली के छिलकों की तरह भी हो सकती है, और वो मुख्तलिफ शेप्स इख्तियार कर सकते हैं। तो सवाल फिर ये हुआ कि क्यों कुछ चीज़ों की शेप मुख्तलिफ होती है जबकि और चीज़ों की, जैसा ज़मीन है, मून है, प्लैनेट्स हैं, उनकी शेप सर्कुलर होती है, एस्ट्रॉइड्स की शेप रैंडम होती है। और ये फ़र्क उस वक्त वाज़ेह हो जाता है जब हम एस्ट्रॉइड बेल्ट को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ये रैंडम शेप्स नज़र आ रही होती हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा पोटैटो रेडियस, जो कि 100 से 200 किलोमीटर की एक लेंथ होती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसका रेडियस 200 किलोमीटर से नीचे है, वो आपको पोटैटो की शक्ल का नजर आएगा, वो आपको मुख्तलिफ शक्ल का नजर आएगा। और उसकी वजह यह है कि उसमें इतना ज्यादा मैस नहीं है कि ग्रेविटी उस पर एक्ट कर सके और ग्रेविटी उसे गोल शक्ल में ढाल सके, स्फेरिकल शक्ल में ढाल सके। जबकि हमारे पास जो प्लैनेट्स होते हैं, जिस तरह जमीन है, इनके रेडियस बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स भी होते हैं, और इनमें इतना मैस होता है कि ग्रेविटी भरपूर तरीके से काम कर सकती है और वो इनको मोल्ड कर सकती है स्फेरिकल शेप में। तो आपको पोटैटो रेडियस याद रखना है, जो कि तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर का होता है। इससे छोटे रेडियस की चीजें गोल नहीं होंगी, और उसकी वजह यह है कि उन पर ग्रेविटी प्रॉपर तरीके से एक्ट नहीं कर पा रही। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और सवाल यह है कि जब भी आप कोफ्ते बनाते हैं, आप कीमा लेते हैं और हर तरफ से फोर्स लगाते हैं, तो उनकी शक्ल हमेशा स्फेरिकल क्यों होती है?
ये अच्छा सवाल है। या आप एक प्लेडो लेते हैं जो कि बच्चे जिससे खेलते हैं, और बच्चों को जब ये कहा जाए कि आपने इनको इतना दबाना है, इतना दबाना है कि इनको छोटे से छोटी शेप में ढालना है, तो हमेशा स्फेरिकल शेप क्यों बनती है? स्क्वायर क्यों नहीं बन जाती? टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बन जाती? ट्रायंगल क्यों नहीं बन जाती? हमेशा हर तरफ से अगर फोर्स लगाई जाए तो हमारे पास स्फेरिकल शेप क्यों बनती है? और इसकी वजह मैथमेटिकल भी है और साइंटिफिक भी है। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की शेप्स दिखा रहा हूँ। तो ये जो 5 शेप्स हैं स्फेरिकल को छोड़ के, इनको प्लेटोनिक शेप्स कहा जाता है। प्लेटोनिक शेप्स या सॉलिड्स क्यों कहा जाता है वो एक और लंबी बहस है जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सर्कल या स्फीयर, अगर हम 3 डायमेंशन में जा रहे हैं, वो वाहिद शेप है जिसका सबसे कम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है। मैं आपको यहाँ पे टेट्राहेड्रल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम दिखा रहा हूँ रेशो, फिर आप क्यूब का देखें, ऑक्टाहेड्रल का देखें, और इसी तरीके से आप नीचे आते जाएं तो स्फीयर का सबसे कम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है। स्फीयर सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट शक्ल होती है जो कि हम बना सकते हैं। यही चीज मैंने आपको इस टेबल के साथ दिखाई है जो कि विकिपीडिया से लिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाएं तो रेडियस हमारे पास सरफेस एरिया इसका कितना है, उसी तरीके से वॉल्यूम कितना है, और फिर अगर इनकी रेशो को कैलकुलेट किया जाए तो 3/a आएगा स्फीयर का। और उसके बाद अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले लें, इस इक्वेशन में डाल दें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.835। आप बाकी जितनी भी शेप्स हैं उनके यूनिट वॉल्यूम डाल के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो निकालेंगे तो वो ज्यादा आएगी। और इसका मतलब ये है, और इसका ये भी मतलब है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम होती जाएगी, और स्फीयर के केस में वो सबसे ज्यादा कम होती है। इसलिए हमारी नेचर में, हमारी कुदरत में बबल्स जो बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, वो भी स्फेरिकल शेप के बनते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्फेरिकल शेप की बनती हैं। तो स्फेरिकल शेप एक कस्टमाइज्ड शेप है, सबसे पहले आपने ये जानना है। और इसी तरीके से जब हम जमीन के ऊपर खड़े होते हैं तो हम जमीन की कोर की तरफ खींचे जा रहे होते हैं, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आप पाकिस्तान में खड़े हो जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो जाएं, अमेरिका में, यूके में, कहीं भी हो जाएं खड़े, आप हमेशा जमीन की कोर की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील करेंगे, और आपका डाउन और दूसरे लोगों का डाउन हमेशा डिफरेंट होगा। और उसकी वजह यह है कि ग्रेविटी एक स्फेरिकल सिमेट्री रखने वाली फोर्स है। आप अगर ग्रेविटेशनल फॉर्मूले को देखें तो नीचे आपको r² नजर आएगा, और r² आपको यह बताता है कि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री रखने वाली फोर्स है जो हर तरफ से एक्ट कर रही होती है। तो ग्रेविटी बिल्कुल एक ऐसी फोर्स है जो हर डायरेक्शन से एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में एक मैग्नीट्यूड के साथ चीजों पर एक्ट करती है। दुनिया की जब पैदाइश हुई तो बहुत से एस्ट्रॉयड्स आकर एक दूसरे में लगे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सरफेस बनाना शुरू की। गोया कि वो सरफेस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से मोल्टन फॉर्म में थी, लेकिन उन्होंने एक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो शक्ल बढ़ती गई उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ती गई। तो मैं आपको यहाँ पर एक एनालॉगी देता हूँ, एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि ज़मीन उस वक्त एक मोल्टन फॉर्म में थी। आप कह सकते हैं कि ज़मीन लिक्विड थी, लावा की शक्ल में थी, और सपोज ज़मीन की शक्ल इस लाल रंग के प्लेडो की तरह थी। ये जो रेड कलर का प्लेडो है इस तरह की थी, वो सर्कुलर नहीं थी। तो इसके ऊपर अगर एक बच्चा खड़ा हो तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील होगी, उसको अपना वेट फील होगा क्योंकि उसके नीचे मैस है। और अगर एक बच्चा इसके साइड पे खड़ा होगा तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा फील होगी। उसकी वजह यह कि उसके नीचे ज्यादा मैस है। इस बच्चे को कम फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील होगी, इसको ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील होगी, या इसका वेट ज्यादा होगा क्योंकि इसके नीचे ज्यादा मैस है। बिल्कुल इसी तरीके से जब इनिशियली एस्ट्रॉयड्स आकर मिले और उन्होंने एक रैंडम शेप बनाई, हम इस एग्जाम्पल को, जो कि एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है, कि इस शक्ल में अगर एस्ट्रॉयड मिले तो इस सूरत में यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी और इस साइड पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम थी क्योंकि इसके नीचे कम मैस है और इस जगह पर बहुत ज्यादा मैस है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां पर ज्यादा होने की वजह से ये साइड्स कंप्रेस होना शुरू हो गई, एक दूसरे के पास आना शुरू हो गई, और ज्यादा कंपैक्ट होने शुरू हो गई और एक स्क्वायर की फॉर्म में आ गए। उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी अब कॉर्नर्स पर ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने कॉर्नर्स को भी राउंड करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसने और ज्यादा कंपैक्ट करने की कोशिश की इस शेप को,
और हमारे पास एक स्फीयर आ गया, ये सर्कल आ गया। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है एक सिमुलेशन का, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे हर तरफ, हर डायरेक्शन में एक्ट करती है और चीज़ों को स्फेरिकल शेप में लाने की कोशिश करती है। लेकिन स्फेरिकल शेप के बावजूद कई प्लैनेट्स में बल्ज आता है और उसकी कुछ वजूहात हैं। मसलन हम अगर सैटर्न या जुपिटर को देखें तो उनकी रेवोल्यूशन ज़मीन की रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा है। अगर आप जुपिटर और सैटर्न को देखें तो वो 10 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि ज़मीन 24 घंटों में ये काम करती है। तो इस लिहाज से उनकी रोटेशन बहुत ज़्यादा है और वो गैस जाइंट्स हैं, तो उनकी रोटेशन की वजह से उनकी शेप में एक बल्ज आता है, उनकी शेप बेज़वी होना शुरू हो जाती है, वो इक्वेटर से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि आप देखें तो यहां पर आपको थोड़ी सी शेप बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन पर एक फोर्स लग रही होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और उस वजह से वो इक्वेटर से बाहर की तरफ निकलते नजर आते हैं। यही फोर्स जमीन पर भी लग रही होती है, लेकिन क्योंकि जमीन की रोटेशन इतनी तेज नहीं है और जमीन में पानी तो मौजूद है लेकिन जमीन में रॉक्स भी मौजूद है, तो इसलिए उसका असर इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन आप देखें तो हमारे पास जमीन की जो आइडियल शेप है वो इस सर्कल के साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन जब जमीन घूमती है तो वो इक्वेटर की तरफ थोड़ी सी बल्ज करती है, बाहर को निकल जाती है। आप देखें यहां पर भी बाहर को निकली है और ये बल्ज 14 माइल्स का होता है, और उसकी वजह ये होती है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, और ये फोर्स हमेशा रोटेट करने वाली बॉडी पर बाहर की तरफ एक्ट करती है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्शन लेती है। तो मैं आपको यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा रहा हूं। आप देखें कि जब घूम रहा है आपका कंटेनर तो वहां पर पानी बाहर की तरफ मूव कर रहा है, उसकी ग्लास बाउंड्री के साथ, वॉल्स के साथ लग चुका है और वो बाहर की तरफ मूव करता है। इसी तरीके से जब जमीन मूव करती है, आप यहां पर भी देख सकते हैं, तो जब हम इसको बहुत तेजी से रोटेट करेंगे तो गुब्बारा बाहर की तरफ बल्ज करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों आपको जो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं वो इसीलिए दिखाई हैं ताकि आप इस चीज को विजुअलाइज कर सकें। अब हम आते हैं स्टार्स की तरफ। स्टार से हम एक मैकेनिज्म लेंगे और फिर उनको प्लैनेट्स पर भी जाके अप्लाई करेंगे, जिसे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टार में दो किस्म की फोर्सेस मौजूद होती हैं, एक फ्यूजन की वजह से फोर्स जो कि प्रेशर एक्सर्ट करती है और ये प्रेशर बाहर की तरफ होता है, और दूसरी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है। तो अब प्रेशर बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है और ग्रेविटी की फोर्स इनवर्ड एक्ट कर रही है, और अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं तो स्टार का साइज वही रहेगा। लेकिन अगर एक फोर्स ज्यादा होती है, मसलन ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो स्टार का साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो स्टार का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे मैंने आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाई है। ये एक बच्चा है और इसके कलर से आपने देखना है कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रेड कलर का बच्चा आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस बच्चे पर, और यहाँ पर इस बच्चे पर प्रेशर कम है, और इसके ऊपर जो बुक्स हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो अब इस वक्त इतनी बुक्स उठाने के लिए इसको ज्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ एक्सर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पर नीचे की तरफ इन बुक्स का वेट एक्ट कर रहा है। अब वो बुक्स ज्यादा हो गई तो इसको और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ रहा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। इसी तरीके से ज्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी तो इसको और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा अगर इसने इक्विलिब्रियम में अपने आप को रखना है, और अगर इसने इक्विलिब्रियम में नहीं रखना तो ये झुकना शुरू हो जाएगा या ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही प्लैनेट्स और स्टार्स में ये काम हो रहा होता है, और स्टार की डिफरेंट लेयर्स पर ग्रेविटी और प्रेशर एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं। जो हम प्लैनेट्स या स्टार की कोर की तरफ आते हैं तो वहां पर प्रेशर भी ज्यादा होते हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर की तरफ दोनों ज्यादा मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक दूसरे को फिर भी इक्विलिब्रियम में बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ गैसेज हैं और उनके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, और ग्रेविटी नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक जैसा प्रेशर नजर आएगा। लेकिन जैसे हम उन पर ग्रेविटी अप्लाई करते हैं तो ग्रेविटी उनको कंप्रेस करती है। जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी जगह पर अब आपके पास थोड़ी जगह पर उतने ही एटम्स हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंप्रेस हो चुके हैं। तो जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंप्रेशन होगा गैसेस का। इसी तरीके से अगर हम जमीन की तरफ देखें तो यहाँ पर जमीन को ये जमीन की कोर है, जमीन का मेंटल है, इनर स्ट्रक्चर है, उसको हम छोटे छोटे
स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेते हैं। और मैं कहता हूं कि ये एक वॉल है, यहां से यहां तक एक पूरी वॉल है, ये एक पूरी वॉल है, और इसमें हम कोई भी एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर पर एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और दूसरा प्रेशर है, क्योंकि इसकी चारों तरफ और भी ऐसे स्क्वायर्स हैं, तो ये भी उन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और वो भी इन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और इसी तरीके से प्रेशर और ग्रेविटी भी आपस में इस ब्लॉक पर एक्ट कर रहे हैं। अब आपने समझना यह है कि स्फेरिकल शेप में ये तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेती हैं। यहां पर एक स्क्वायर है, उसके साथ इधर भी एक स्क्वायर है, उसके साथ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इसी तरीके से ये अपने आप को एक दूसरे को बैलेंस करती हुई नजर आती हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको नजर आती है कि वो एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि तमाम स्क्वायर्स की फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। लेकिन मैं एक भी और स्क्वायर लगा दूं, या मैं इसको बाहर की तरफ एक और वॉल या स्क्वायर का ब्लॉक लगा दूं, तो अब क्या होगा कि ये शेप स्टेबल नहीं रहेगी, सर्कुलर शेप स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फोर्सेस रह जाएंगी जो कि बैलेंस आउट नहीं होंगी। आप स्क्वायर फॉर्म में करके देख लें, आप टेट्राहेड्रल में करके देख लें, आप किसी भी और शेप में ले जाएं, तो ये तमाम फोर्सेस बैलेंस नहीं कर सकेंगी इस तरीके से कि हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसकी सरफेस पर मिले। तो इसलिए वो तमाम शेप्स अनस्टेबल होंगी और वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगी और वो दोबारा सर्कुलर शेप में जाने की कोशिश करेंगी। तो मैंने आपको यहां पर 3 किस्म की वजूहात बताई हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जैसे जैसे प्लैनेट्स बड़े होते हैं तो उन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करती है और उसको सर्कुलर शेप में इसलिए लाने की कोशिश करती है क्योंकि सर्कुलर शेप वो शेप है जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे कम होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फोर्स होती है जिसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, और वो भी हमें सर्कल शेप की तरफ लेकर जाती है। और प्लैनेट्स जैसे जैसे रोटेट करते हैं, तेज स्पीड से रोटेट करते हैं, तो उनमें बल जाता है, उनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी वो स्फेरिकल शेप में रहती है। और यहाँ पर मैंने आपको इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से बताया कि इंडिविजुअल फोर्सेस को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए छोटे छोटे ब्लॉक्स पर, तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगी किसी भी और शेप में, अगर वो स्फेरिकल शेप ना हो तो। और वो शेप जो भी बनेगी वो अनबैलेंस होगी और उसने दोबारा अपने आप को बैलेंस करने के लिए ग्रेविटी के अंडर दोबारा स्फेरिकल शेप में आना ही आना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज का सवाल ये है, सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लैनेट्स रॉकी हैं, चट्टानों के बने हुए हैं। आखिरी 4 प्लैनेट्स रॉक के बजाय गैसेस के बने हुए हैं। क्यों? क्या कभी आपने सवाल पूछा है? अगर हम पहले 4 प्लैनेट्स की बात करें तो उनके साइज छोटे, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रॉक से बने हुए हैं, रिंग्स नहीं है उनमें, सरफेस उनकी बड़ी सख्त है और उनके चांद बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम की आउटर साइड पर चले जाएं तो यहां पर जो प्लैनेट्स आपको नजर आएंगे वो गैसेस के बने होते हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं। सबके गिर्द रिंग्स हैं लेकिन नजर सिर्फ एक प्लैनेट के आते हैं। डेंसिटी बहुत कम होती है, चांद बहुत ज़्यादा होते हैं और सूरज से फासला बहुत ज़्यादा है। मैं आपको लेके चलता हूँ माजी में, तकरीबन 4.5 4.6 बिलियन साल पहले, जब हमारा सूरज पैदा हो चुका था। और उस वक्त सूरज की इतनी हरारत थी कि तमाम चीज़ें गैसो फॉर्म में थी, गैसेस और मेटल्स भी इवन गैसो फॉर्म में थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेटल्स लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हुई और उसकी वजह थी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सबसे पहले मैं आपको एवेपोरेशन बताता हूं कि जब भी किसी लिक्विड को आप एक ख़ास टेम्परेचर देते हैं, अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तो वो एवेपोरेट कर देता है, अपनी स्टेट बदल लेता है और गैसो फॉर्म में चला जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर एक गैस को आप ठंडा करें तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, माया फॉर्म में आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो टेम्परेचर होता है ये वेरी करता है। कुछ गैसेस को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है लिक्विड फॉर्म में आने के लिए, कुछ गैसेस को कम टेम्परेचर चाहिए होता है लिक्विड फॉर्म में आने के लिए। मेटल्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी कंडेंस कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल गैसेस, हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर्स कम टेम्परेचर पर कंडेंस करते हैं।
मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कंडेंसेशन के लिए वो मेटल्स का बहुत ज़्यादा होता है। और यही चीज़ की पॉइंट है, क्योंकि जब सूरज बना तो उसके गिर्द टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेटल्स जो थी जो कि गैसियो फॉर्म में रोटेट कर रही थी सूरज के गिर्द, वो आहिस्ता आहिस्ता कंडेंस होना शुरू हो गई, क्योंकि जैसे हम सूरज से थोड़ा सा आगे जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो मेटल्स सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सॉलिड फॉर्म में आई, छोटी छोटी रॉक्स बनना शुरू हुई, ग्रेन्स बनना शुरू हुए, और उस ग्रेन ने, मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आपस में चिपकना शुरू हो गए, साथ साथ वो मूव भी कर रहे हैं सूरज के गिर्द। तो हर लेन में कुछ देर के बाद एक क्लम्प बनना शुरू हो गया। जब ये क्लम्प्स आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, एक पहाड़ी से ज़्यादा बड़े हुए, तो फिर ग्रेविटी ने टेक ओवर कर लिया और क्लम्प्स और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए और हमारे पास प्लैनेट्स की तश्कील होना शुरू हो गई। रॉकी प्लैनेट्स आ गए, क्योंकि ये सारे के सारे प्लैनेट्स डस्ट और मेटल से बने हुए। गैसेस इस टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकती थी, तो वो गैसेस की फॉर्म में रहीं, लेकिन मेटल्स और डस्ट ने मिलकर रॉकी प्लैनेट्स को जन्म दिया। अगर इन रॉकी प्लैनेट्स को देखें तो पहले दो प्लैनेट सूरज के बहुत करीब हैं, इस वजह से उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मरकरी और वीनस। लेकिन ज़मीन और मार्स ऐसे इलाके में है जिसे गोल्डीलॉक कहा जाता है। ये वो जोन है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि वीनस और मरकरी में पानी स्टीम की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकता। तो इंसान के लिए ये जगह बहुत सूटेबल है, ज़िंदगी के लिए ये जगह बहुत सूटेबल है। अगर आप देखें ज़मीन और मरीख दोनों गोल्डीलॉक में आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरज की उम्र बढ़ेगी, सूरज का एरिया फैलेगा, सूरज बाहर की तरफ ग्रो करेगा, गोल्डीलॉक भी दूर जाएगा। गोल्डीलॉक आहिस्ता आहिस्ता दूर जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन इस हिस्से से बाहर निकल जाएगी, यानी ज़मीन के पानी भी स्टीम बन जाएंगे। जब ये सारे प्लैनेट्स मार्ज़ वजूद में आ रहे थे तो उस वक्त शुरू के हिस्सों में हमारी यूनिवर्स बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार थी। चीज़ें एक दूसरे से टकरा रही थी और बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन थी। इसकी एक वजह हमें मालूम होती है मून से। जब हम मून पर गए, अपोलो मिशन मून पर गया और वहाँ से हमने 380 केजी मून रॉक उठाई और उसे लाकर बहुत सेफ जगह पर स्टोर किया ताकि उस पर तहकीक की जाए। तो हमें पता चला कि उसमें से कई रॉक के हिस्से तो ऐसे थे जो ज़मीन के हिस्से, जो कि ज़मीन के ही हिस्से थे। तो क्या ये रॉक ज़मीन से मून तक गई? फिर साइंसदानों ने इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया, क्योंकि नेबुला थ्योरी ये कहती थी कि किसी भी प्लैनेट का मून नहीं हो सकता। नेबुला थ्योरी के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो नेबुला थ्योरी ये कहती थी कि किसी भी जो प्लैनेट है उसका मून नहीं हो सकता। तो मून कहाँ से आए? मून भी हमें बताते हैं कि हमारी यूनिवर्स जब शुरू में थी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलिजन्स हो रही थी, चीज़ों की आपस में टकरा रही थी चीज़ें, और उसकी वजह से मून प्रोड्यूस हुए। क्योंकि जब मून पर ज़मीन की रॉक मिलती है तो साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि सूरज के गिर्द शुरू के वक्त तकरीबन 20 प्लैनेट मूव करते थे। जब सूरज बना था तो उस वक्त उसके कुछ मिलियन सालों के बाद सूरज के गिर्द 20 प्लैनेट्स मूव करते थे। उनमें से एक प्लैनेट जो कि मरीख जितना था, जिसका नाम है थिया, वो आकर ज़मीन से टकराया, और जब वो ज़मीन से टकराया तो बहुत टूट फूट हुई। रॉक्स आहिस्ता आहिस्ता जो ज़मीन और थिया से निकली थी वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता क्लम्प करती गई, इकट्ठी होती रही, और आज उन सारी रॉक्स को हम चांद की सूरत में आसमान में देखते हैं। तो हमारा ये ख्याल, साइंसदानों का ये ख्याल कि चांद शुरू से ही एग्जिस्ट करता है, गलत है। चांद सूरज बनने के कुछ अरसे के बाद मार्ज़ वजूद में आया, जबकि दो प्लैनेट्स आपस में टकराए। मरीख से अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, जिसमें बहुत एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं जो कि एक घर से लेकर 1 मील जितने बड़े हो सकते हैं। हमारा एक एस्टीमेट है कि तकरीबन 10,000 एस्ट्रॉयड 1 मील से भी ज़्यादा बड़े हैं। हम ये समझते हैं कि ये एस्ट्रॉयड बहुत करीब करीब हैं, लेकिन 2
एस्ट्रॉयड एवरेज में एक दूसरे से 10 लाख मील दूर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा फासला होता है, लेकिन तस्वीरों में हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत करीब है। जैसे ही हम एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े एस्ट्रॉयड्स भी मौजूद है जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास फ्रॉस्ट लाइन आ जाती है। ये वो लाइन है जिसे आगे जब हम जाएंगे, आउटर साइड पर जाएंगे सोलर सिस्टम के, तो अब पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब पानी आपको आइसी फॉर्म में मिलेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और ये वो टेम्परेचर है जिसमें गैसेस आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेट करना शुरू हो जाती हैं। आपको हाइड्रोजन के कंपाउंड मिलेंगे, आपको पानी मिलेगा, आपको मीथेन मिलेगी, आपको अमोनिया मिलेगी। ये वो गैसेस मिलेंगी जो कि प्लैनेट्स बना रही हैं। तो सूरज के गिर्द घूमते घूमते ये गैसेस इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। जब इन गैसेस के बॉल का साइज ज़मीन से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक इफेक्ट होता है जिसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। अब ये गैसेस तेज़ी से इकट्ठी होती हैं। जहाँ पर जुपिटर और सैटर्न मौजूद थे, वहाँ पर ख्याल किया जाता है कि बहुत ज़्यादा गैस की डेंसिटी मौजूद थी, इसलिए इनके साइजेस बहुत बड़े हैं। हमारे पास जो बड़े बड़े गैस जायंट्स हैं, जिस तरीके से जुपिटर है, 90% गैसेस से बना हुआ है। इसका हमें फ़ायदा भी बहुत है क्योंकि एक बड़े भाई का रोल अदा करता है ज़मीन के लिए। जब भी ज़मीन की तरफ कोई भी कॉमेट आने की कोशिश करता है, कोई एस्ट्रॉयड आने की कोशिश करता है, या कोई भी स्पेस रॉक आने की कोशिश करता है, तो ये सबसे पहले उसके सामने दीवार बन के खड़ा होता है। वो इसकी ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम से बाहर निकलता है या उसमें ट्रैप हो जाता है, लेकिन वो ज़मीन की तरफ आ नहीं पाता और ना ही वो ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जुपिटर का, क्योंकि ये हमें महफूज भी रखता है बाहर के ख़तरात से। अब हम आते हैं सैटर्न की तरफ, जिसके रिंग्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और हम देख सकते हैं। लेकिन ये बताता चलूँ आपको कि रिंग्स सब गैस प्लैनेट्स के होते हैं। जुपिटर के रिंग्स मौजूद हैं, यूरेनस के भी रिंग्स मौजूद हैं, नेपच्यून के भी होते हैं, लेकिन सैटर्न के रिंग्स हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और उसकी वजह यह है कि सैटर्न के रिंग्स आइसी रिंग्स होते हैं जिन पर रोशनी जब पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं। जब भी हम दूसरे सोलर सिस्टम्स को देखते हैं जो कि आसमानों में है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर सैटर्न बड़ा होता ज़रा सा भी और जुपिटर के साइज़ का होता, तो फिर ये दोनों जायंट्स मिलकर तमाम बाकी प्लैनेट्स को खा जाते हैं, उनको सोलर सिस्टम से नॉकआउट कर देते हैं। इसलिए इसका साइज़ जुपिटर से छोटा होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसी की वजह से आज ज़िंदगी सोलर सिस्टम में मौजूद है। आपको इसके रिंग्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और अगर हम इससे भी बाहर निकलें तो हमारे पास 2 और गैस जायंट्स आते हैं जो कि यूरेनस और नेपच्यून है, जो कि काफ़ी फासले पर हैं। और प्लूटो को अब हम ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे जानते हैं, उसका प्लैनेट का स्टेटस वापस ले लिया गया। जब हम सूरज से 40 बिलियन मील दूर जाते हैं तो हम एक बेल्ट को इनकाउंटर करते हैं जिसे कूपर बेल्ट कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत से एस्ट्रॉयड्स मौजूद होते हैं। 70,000 बर्फ की रॉक्स एस्टिमेटेड हैं इसके अंदर मौजूद है। एस्ट्रॉयड बेल्ट से तकरीबन 20 गुना बड़ी होती है। अगर मैस में देखा जाए तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 से 200 गुना ज़्यादा मैसिव होती है। बहुत बड़ी बेल्ट है ये, और ये हमारे सोलर सिस्टम की आउटर बाउंड्री बनाती है। लेकिन सोलर सिस्टम यहीं पर ख़त्म नहीं होता। कूपर बेल्ट से आगे जाएं तो ओट बेल्ट है हमारे पास, ओट क्लाउड है, रिपीट। तो हमारे पास ओट क्लाउड है जिसने हर तरफ से हमारे सोलर सिस्टम को कवर किया हुआ है, जिस तरीके से छिलके ने किन्नू को कवर किया होता है। और लाइट को सूरज से लेकर इस क्लाउड तक पहुंचने के लिए 1 साल ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी ये 1 लाइट ईयर सूरज से दूर है। और हमारी आखिरी हद है, सोलर सिस्टम की आखिरी हद है। इसके बाद सोलर सिस्टम का बाकायदा इख्तिताम हो जाता है। तो कंडेंसेशन ही वो प्रोसेस था जिसकी वजह से मेटल्स ने पहले 4 प्लैनेट्स बनाए जो कि रॉकी हैं, और गैसेस ने आखिरी 4 प्लैनेट्स बनाए जो कि गैस जायंट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम चाँद की तरफ देखते हैं तो चाँद पर हमें बड़े बड़े धब्बे नज़र आते हैं।
टेलीस्कोप के साथ अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े गड्ढे हैं और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि चांद पर कभी बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो चुकी है। स्पेस रॉक्स चांद से टकराई हैं। कई गड्ढे 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़े हैं। इन गड्ढों पर रिसर्च करने के लिए जब अपोलो मिशन चांद पर गया तो वो 380 किलोग्राम मून रॉक्स लेकर ज़मीन पर आए। आप देख सकते हैं कि इन रॉक्स को हमने एक स्पेशल फैसिलिटी में रखा है जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। लेकिन जब इन तमाम रॉक्स को हमने कार्बन डेट किया, कार्बन डेटिंग पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप यूट्यूब पर तख्ती प्लस कार्बन डेटिंग लिखेंगे तो आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगी। तो जब हमने इन रॉक्स को कार्बन डेट किया, इनकी उम्र पता चलाने की कोशिश की, तो इन तमाम रॉक्स की उम्र आ रही है 3.9 बिलियन साल। ये साइंसदानों के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात थी कि एक ही उम्र क्यों आ रही है। हमारा सूरज 4.5 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आया। हमारी ज़मीन तकरीबन 4 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आई, बनना शुरू होगी। और हैवी बम्बार्डमेंट जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो मून से हमें रॉक्स मिली, वो 3.9 बिलियन साल पुरानी है। लेकिन 3.9 बिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ? साइंसदानों ने ज़मीन की तरफ तवज्जो की और ज़मीन में भी देखना शुरू किया तो उनको बहुत से ऐसे निस्बतन कम लेकिन बहुत से ऐसे गड्ढे नज़र आए जो कि 3.9 बिलियन साल पहले बने थे। इसका मतलब ये है कि 3.9 बिलियन साल पहले आसमान से पत्थरों की, स्पेस रॉक्स की एक बारिश हुई थी जिसने चाँद को, मरीख को, ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। इस पूरे प्रोसेस को लूनर कैटेक्लिज्म कहा जाता है। लूनर कैटेक्लिज्म के बारे में मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ, लेकिन जब हमने इन रॉक्स पर और ज़्यादा रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये रॉक्स तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से आई हैं। यही वो रॉक्स हैं जिन्होंने चाँद को और ज़मीन को बहुत सी मेटल्स भी दी। इन रॉक्स में बहुत ज़्यादा मेटल्स भी मौजूद थी और इन रॉक्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी मौजूद थे। इनके फ़ायदे भी हमें बहुत ज़्यादा हुए जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये कैसे पता चला कि ये रॉक्स एस्ट्रॉयड बेल्ट से आई हैं? क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट से आज भी मुख्तलिफ रॉक्स ज़मीन पर गिरती हैं और हम उनका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब इन रॉक्स को उन रॉक्स के मुकाबले में रखा गया तो हमें पता चल गया कि ये रॉक्स वही स्ट्रक्चर रखती हैं, वही एलिमेंट्स रखती हैं जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। अगर इनकी केमिकल कंसिस्टेंसी एस्ट्रॉयड बेल्ट से मिलती है तो फिर 3.9 बिलियन साल पहले ऐसा क्या हुआ हमारे सोलर सिस्टम में कि एस्ट्रॉयड बेल्ट बिल्कुल तितर बितर हो गई और उनकी रॉक्स ने अंदर वाले अंदरूनी सियारों को निशाना बना लिया? इसका जवाब आया 2004 में, क्योंकि साइंसदानों ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ दी गई, लेकिन 2004 की ये थेरी ज़्यादातर एक्सेप्ट की जा रही है। हम ये समझते हैं कि प्लैनेट्स हमेशा उन्हीं मदारों में घूम रहे हैं जिन मदारों में वो आज से 4 बिलियन साल पहले घूमते थे। लेकिन ये थेरी कहती है कि ऐसा नहीं है। इब्तदाई तौर पर सूरज के गिर्द 20 प्लैनेट्स घूमते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपस में टकराने के बाद वो बहुत कम रह गए। लेकिन जो ओरिएंटेशन, जो तरतीब प्लैनेट्स की आज सूरज के गिर्द घूमने की है वो पहले नहीं थी, बीच में बदली है। प्लैनेट्स ने अपनी जगहों को, अपनी मदारों को, अपने ऑर्बिट्स को स्विच किया है। और ये कब हुआ? ये आज से 3.9 बिलियन साल पहले हुआ। जब भी जुपिटर और सैटर्न, जो कि बहुत बड़े गैस जायंट्स हैं, वो सूरज के गिर्द घूमते हैं तो कुछ अरसे के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा करीब आते हैं और उसकी वजह से वो रेजोनेट करते हैं। उनकी अमूमन रेजोनेशन
आपस में एक दूसरे की मावनत कर रही होती है। लेकिन 3.9 बिलियन साल पहले एक वक्त ऐसा आया जब ये दोनों सियारे एक दूसरे के करीब आए और इनकी रेजोनेंस में एक तब्दीली आई। इनमें एक दूसरे को अपोज करना शुरू किया, जंग लग गई इनके बीच। और जब दो पहलवान बड़े आपस में लड़ रहे हों तो उसका असर पूरे सोलर सिस्टम पर जाना था। यूरेनस और नेपच्यून ने इस वक्त अपने ऑर्बिट बदल दिए। तो जो ऑर्बिट आज हमें यूरेनस और नेपच्यून के नज़र आ रहे हैं, ये 3.9 बिलियन साल पहले ऐसे नहीं थे। उस वक्त 3.9 बिलियन साल पहले यूरेनस और नेपच्यून ने अपने ऑर्बिट्स बदल लिए। जब ये दो पहलवान आपस में लड़ाई कर रहे थे तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से बहुत से पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, वो ज़मीन की तरफ आए, मरीख की तरफ आए, मरकरी, वीनस की तरफ आए और उन्होंने सब पर बम्बार्डमेंट की। उन्होंने चांद पर भी बम्बार्डमेंट की। लेकिन मरीख और चांद पर ये बम्बार्डमेंट हमें ज़्यादा नज़र आती। ज़मीन की बम्बार्डमेंट इसलिए छुप गई क्योंकि उसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर थी और फिर पानी आया जिसने बड़े बड़े निशानात को छुपा दिया। इस पूरे प्रोसेस को लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। गोया कि ये बम्बार्डमेंट 3.9 बिलियन साल पहले हुई, लेकिन ये बहुत थोड़े अरसे के लिए हुई। बहुत थोड़े अरसे के लिए ये पत्थर आकर ज़मीन से टकराए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज की साइंस ये समझती है कि इन पत्थरों की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, क्योंकि इन पत्थरों में नमकियात थी, ऑर्गेनिक मटेरियल था, इन पत्थरों में मेटल भी थी। लेकिन ज़मीन पर ज़िंदगी आने के लिए तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम पानी को देखते हैं और उसकी उम्र का, ज़मीन पर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी हमें इसी एरा के आसपास नज़र आता है। तो इसका मतलब ये है कि 3.9 बिलियन साल के कुछ अरसे बाद पानी भी ज़मीन पर आ चुका था। लेकिन ये पानी कहाँ से आया? क्या उसका ताल्लुक भी इन पत्थरों से है? आज जब हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के पत्थरों को, नासा ने जाकर उनको माइन किया, तो हमें पता चला कि उनके अंदर गैसेस भी होती हैं और उनके अंदर पानी भी मौजूद होता है। लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो ज़मीन का 2/3 हिस्सा कवर कर ले। ये पानी तो कहीं और से आया। और अब हम ये जानते हैं कि ये पानी कूपर बेल्ट से आया है। मैं आपको कूपर बेल्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कूपर बेल्ट में कॉमेट्स मौजूद होते हैं। कॉमेट्स ऐसी आइसी रॉक्स होती हैं जिनमें गैसेस और पानी दोनों आइस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो जब एक कॉमेट सूरज के करीब आता है तो वो एक दुमदार तारा बन जाता है, क्योंकि उसकी गैसेस एवेपोरेट कर रही होती हैं और वो एक दुम की सूरत में नमूदार हो जाती हैं। आज हम ये समझते हैं कि बहुत से कॉमेट्स जो कि कूपर बेल्ट में थे, वो भी इस इवेंट के दौरान आए और ज़मीन से टकराए और उन्होंने ज़मीन को अपना पानी फराहम किया, क्योंकि उस वक्त ज़मीन के टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड थे। तो ज़मीन का इतना ज़्यादा टेम्परेचर था और उसके बाद पानी ज़मीन पर आया, पानी एवेपोरेट हुआ, फिर बारिश हुई, उसने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को ठंडा करना शुरू किया। वाटर साइकिल का आगाज़ हुआ। अब ज़मीन के पास नमकियात भी थी, अब ज़मीन के पास पानी भी था और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, तो एटमॉस्फेयर भी बन रही थी। और ये मुकम्मल रेसिपी है लाइफ के आने के लिए। हम अगली वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि पहला सेल कैसे बना, लाइफ ज़मीन पर कैसे आई। लेकिन लाइफ के आने के लिए पानी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कूपर बेल्ट क्योंकि ओट क्लाउड से ज़्यादा करीब है, इसलिए ज़्यादा ख्याल ये किया जाता है कि ये जितने भी हमारे पास आइसी रॉक्स आई, ये कूपर बेल्ट से आई, ये ओट क्लाउड से नहीं आई। और इनमें से कुछ रॉक्स 600 मील लंबी थी। इतना ज़्यादा पानी उनमें मौजूद था। और इस पानी के आने के बाद ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे आई, ये मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊंगा। अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़मीन पर एक मरतबा पत्थरों की बारिश भी हुई है और पत्थरों की बारिश मुस्तकबिल में भी हो सकती है अगर जुपिटर और सैटर्न दोबारा इसी जंग में जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।